मेरी YouTube चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमने इतिहास की बुक ली है, क्लास 7 की बुक है। इसमें इतिहास को जानने के लिए जो विभिन्न प्रकार के साधन हैं उनके संदर्भ में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो उसमें एक है इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें बहुत सारे साधन, ऐसे सभी साधन, बहुत सारे साधन स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से उन्हें जानकारी मिलती है। तो पांडुलिपियां हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, भग्नावशेष हैं, चित्र हैं इत्यादि बहुत से शामिल किए जाते हैं। तो अभिलेख को हम देखेंगे। अभिलेखागार, जहाँ पर अभिलेखों को रखा जाता है, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड सुरक्षित रखते हैं। अभिलेख सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों एवं ईंटों या मूर्तियों पर भी ये देखे जाते हैं। संपूर्ण देश में आरंभिक अभिलेख पत्थर पर खुदे मिले थे, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस काम में ताम्रपत्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर जारी रही। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर भी अस्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए थे। इस काल के स्रोतों में अभिलेख सिक्कों की तरह से अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है सबसे अधिक? तो मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में, मैसूर में। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में आरंभिक प्रालेख है? तो प्राकृत भाषा में है और ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा में ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है और 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ था। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी से होना आरंभ हो गया था। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं, परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं किए गए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों के स्थान क्रम सूचियां प्रकाशित हुई है, फिर भी 50,000 से भी अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के प्रकाशन की प्रतीक्षा में कर रही है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है। किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों वस्तुओं के चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के शिलालेख ब्रह्मलिपि में है। अशोक की शिलालिखी कौन सी लिपि में है? तो ब्रह्मलिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। उसके कुछ शिलालेख खरोष्ट लिपि में भी है।
जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ट लिपि किस तरीके से लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और किसकी लिपि है? कुछ शिलालेख जो है तो अशोक की कुछ शिलालेख खरोष्ट लिपि में है। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में विभिन्न प्रदेशों में ब्रह्मलिपि का प्रसार रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि कौन सी रही? तो ब्रह्मलिपि ही रही। यदि ब्रह्मलिपि और इसकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई पुरालेखविद ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेखों को अध्ययन कर सकता है, उसे पढ़ सकता है। परंतु इसके बाद इस लिपि की प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया है और इन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर मिलते हैं। कौन सी संस्कृति के मुहरों पर? तो हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर लिखे मिलते हैं। ये अभिलेख 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। देश के सबसे पुराना अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे हैं ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। उन्हें दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया। कोई भी पंडित उसे पढ़ नहीं सके। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली, जिसे जेम्स प्रिसेम्प जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में ऊंचे पद पर थे, उन्होंने पढ़ा था। ये जो है किसने अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? तो इसमें होगा उत्तर जेम्स प्रिसेम्प और ईस्वी होगा 1837। ये प्रश्न बहुत जगह कई बार पूछे जा चुके हैं। अभिलेखों के अनेक प्रकार होते हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यों और निर्णयों की सूचनाएं दी जाती है। अशोक के शिलालेख में इसी कोटि के हैं। दूसरी कोटि में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तरफल फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया। तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां आती हैं, जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का व्याख्यान होता है, पर उनकी पराजय और कमजोरियों का उसमें उल्लेख नहीं किया जाता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थिति इस कोटि के मुख्य उदाहरण माने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिले हैं जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि दान देने की दान अभिलिखित है। मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा दिए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भूव्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं हमें मिलती है। ये अभिलेख अधिकतर ताम्रपत्र पर उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण है। ये विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु आदि।